बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अहमद वलीद साहब, हामिद खान अल-मशरिकी साहब और जवाद फैज़ी साहब। हालात ये हैं कि 8 फरवरी के जलसे से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने में किसी हद तक तो हमें कामयाब दिखाई दी। फिर ये भी कि मौलाना की मौजूदगी, शाहिद खाकान अब्बासी की शमूलियत, महमूद खान अचकज़ई की शोला बयानी के दरमियान इस अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का एक इजलास हुआ और इस इजलास के बाद जो एलामिया पेश किया गया उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम अकाबरीन ने मौजूदा हुकूमत को जाली करार देते हुए फिलफौर नए इंतखाबात का मुतालबा किया। अब मौलाना की इस ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से बिलाशुबा ये अलायंस मजबूत तो हुआ है, लेकिन देखना यह है कि मौलाना इस अलायंस और मुबैना तहरीक के रूह रवा बनते हैं या फिर महज इखलाकी और सियासी हिमायत ही जारी रखने पर इक्तफा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में तहफ़्फ़ुज़ात बहुत गहरे हैं, बाहमी एतमाद साजी का फुक़दान भी है। अब देखना ये भी है कि कब और कैसे ये इत्तेहाद एक साथ किसी बड़ी तहरीक का ऐलान करता है और इसका रद्द अमल आएगा क्या। सवाल तो ये भी है कि क्या हुकूमत को इस ग्रैंड अलायंस की आनियो जानियों से कुछ फ़र्क पड़ता है भी या फिर नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए तो आलमी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ट्रंप एक सदर से ज़्यादा डिक्टेटर के तौर पर अपने हुक्मरानी का आगाज़ कर चुके हैं, पै दर पै फैसले कर रहे हैं और उनका हर फैसला ही आउट ऑफ द बॉक्स है। ऐसे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस वक्त 5 रोज़ा दौरे चीन पर मौजूद हैं, जहां उनकी अपने हम मनसब जनाब शी जिनपिंग से मुलाकात की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। चीन की जानिब से सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। इस दौरे में सदर मुमलिकत चीन से CPEC 2 पर काम की तेज़ रफ्तारी समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। साथ में बदलते आलमी मंजरनामे और चीन के खदशात दूर करने की भी कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, ज़रा बात करते हैं मुल्की सियासी मंजरनामे की, कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 8 फरवरी का जलसा मुनक्किद करने में या ऑर्गेनाइज करने में अब सिर्फ एक रोज़ बाकी बचे। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी मंजर आम पर आई उसमें कहा यह गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और DC लाहौर को, और उनसे कहा है कि 8 फरवरी के लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से वो कोई फैसला ले ले। सो लेट्स सी के इजलास के हवाले से ये भी अपडेट है कि DC ऑफिस में एक इजलास हुआ। अब उस इजलास का ऐलान ये फिलहाल जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आया है, लेकिन क्या फैसला होगा ये भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। लेकिन जो इजलास हो चुका, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी ग्रैंड अलायंस के हवाले से, अहमद वली साहब, स्ट्रेटेजी क्या होगी PTI की? क्या लगता है आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखे? क्योंकि एक तरफ आपको पता है वो ख़त भी लिखा गया जिसका जवाब तो कुछ है ही नहीं, दूसरा ये कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बना लिया, तीसरा ये कि स्ट्रीट मूवमेंट का भी आगाज़ होने जा रहा है। आपके खबर या आपका तज्जिया क्या कहता है, बेसिकली PTI अब किस चाल को चलने जा रही? देखिए, ये जो महमूद अचकज़ई हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले काफ़ी अरसे से रब्ते में थे और एक किस्म की सपोर्ट भी थी उनकी, लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो कोई पायदार किस्म की बात करने पे या फ़ैसला करने पे तैयार नहीं है, और इसलिए वो फिर आपने देखा कि काफ़ी अरसे बाद जाके अब ये दोबारा से वो फिर इकट्ठे हुए हैं। वरना ये मीटिंग जो है, जब ये काम चल रहा था उसी वक्त इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई आपको पता है कि जिस तरह की खबरें आती जी, छोटी सी खबर भी होती है वो फिर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि जी हमारी मीटिंग हो गई है, हाँ। हमारा सारा डिस्कस हो गया है और इमरान खान वापस आ रहे हैं। फिर ये कि जी नीमा खान कहती हैं जी उनको ऑफ़र थी कि जी बनी गाला या नथियागरी उनको जाने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहते हैं जी ऑफ़र कोई नहीं थी, मैंने सजेस्ट किया था कि उनको हम अगर वहाँ पे शिफ्ट कर दें। यानी कि ये सारी स्ट्रेटजी जो है उससे नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ किसी एक सफ़े पे नहीं है। यानी वो एक तरफ एकदम से मुज़ाकरात लेके आ गई कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उससे पहले हुकूमत कहती रही कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमसे बातचीत करें। मौसर हिकमत अमली नहीं है या बिल्कुल बिल्कुल हिकमत अमली है ही नहीं। एक जगह से फैसला आना है, एक जगह से कॉल आनी है, आपने जो भी हिकमत अमली बनाई है वो तहस नहस हो जाएगी। अच्छा, यानी कि वो ख़त्म, वो पॉलिसी आएगी जो वहाँ से अनाउंसमेंट होगी जेल से, उसके बगैर ये चल ही नहीं सकते। और ये इनके लीडर्स जो हैं खुद बताते हैं, ऑफ द कैमरा बताते हैं कि जी हम क्या डिसाइड करें। ठीक है, फिर एक कॉल आ जाएगी, नहीं अब हम ये करना चाह रहे हैं। फिर वो कहते थे कि जी मुज़ाकरात पे लगे वो, और बीच में साथ साथ ट्वीट्स भी उसी तरह की शुरू हो गई। ये बताइए, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इन्होंने बनाया है, इसके बाद ऑप्शंस क्या रह जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्योंकि 8 फरवरी का जो जलसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो स्वाबी में हो या फिर लाहौर में भी हो। अब दोनों तरह से पहले तो मुझे जवाब दीजिएगा, एक तो ये कि सर आपको लगता है कि लाहौर में पाकिस्तान के जलसे के लिए इजाजत मिलेगी? नहीं, अभी तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा। लेकिन ये कि ये जगह मिलेगी?
ये वो भी नहीं मुतबादल मिलेगी? मिल सकती है, कहीं भी दे देंगे, जैसे पहले किया था कि काना साइड समझानी पे दे कर दिया, रहे हैं। हाँ काना दे दिया। तो लेकिन ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म उनको मिला है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर उन्हें चलना चाहिए। सारे जो अपोजिशन की जमातें हैं हाँ। उनको एक इत्तेहाद शो करना चाहिए, और तहरीक इंसाफ अगर नहीं है उसमें तो वो उस तरह से मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक। अगर ये साथ हैं और वो ये भी तय करें कि हम फिर जो इत्तेहादी जमातें होंगी, आई मीन ठीक। अपोजिशन की, ठीक। तो उसमें हमने जो फैसले कर रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी होना है। ठीक ये है। नहीं कि जो वहाँ से जेल से जो अहकामात आएंगे और सारा वो प्लानिंग चेंज हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पर ये अच्छा एग्ज़ाम है, और दुनिया भर में और पाकिस्तान में माजी में भी होता रहा ठीक है। कि अपोजिशन के इत्तेहाद बने, और बहुत सारे टारगेट्स उन्होंने अचीव भी किए हैं। ठीक है, रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा, ये तो बात वाकई जो वली साहब ने की कि अगर तो इत्तेहाद कोई फैसला करता है तो उस फैसले पे कायम भी रहना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि जेल से बानी पीटीआई कुछ और कहें और यहाँ पर इत्तेहाद की मीटिंग्स में कुछ और चल रहा है। और ज़रा कुछ एक खबर भी रिपोर्ट करें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जो स्टीयरिंग कमेटी के जो है वो सरबराह हैं। सर अगर तो आपकी भी वैसे मैं खबर जानना चाहूँगी। आपको पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि 8 फरवरी के जलसे के लिए लाहौर में मीनार पाकिस्तान जगह मिलेगी? मीनार पाकिस्तान तो शायद ना मिले, मुतबादिल अगरचे मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि दे देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो तो शायद ना दे। लेकिन जिस तरह पहले कान्हा के मुकाम के ऊपर इजाज़त दी थी, उस तरह का कोई मुकाम हो मुतबादिल भी मिल सकता है, सकता जैसे है। कि अहमद साहब ने फरमाया। मेरे पास भी यही इतला अच्छा, है। अब मेरा नजर दूसरा और सवाल आज situation। 5 बजे तक का वक्त था, हम ठीक है। 7 बजे प्रोग्राम करने बैठे हैं, तो मीटिंग्स जारी थी डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में ना। हाई कोर्ट ने 5 बजे तक कहा था कि फैसला कर दें। तो अब देखिए पीटीआई वहां से क्या लेके उठती है। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन फ्लोट कर दूं, फिर आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। सर मुझे ये भी बता दीजिए कि अब चूंकि यहाँ पे तो अभी इफ एंड बट्स है ना, मिलती है या नहीं मिलती। 8 फरवरी को स्वाबी में तो उन्होंने करना ही करना है जी कर। तो आपको लगता है कि जो स्वाबी जलसा होगा वहां पर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के मेंबरान की शिरकत बड़ी मानी खेज होगी? अगर होती है तो मतलब शाहिद खाकान अब्बासी का पहुंचना या अपनी तरफ से अपनी पार्टी से किसी नुमाइंदे का वहां पर भेजा जाना, जीडीए सिंध की तरफ से किसी ना किसी मेंबर का वहां पर होना स्टेज पर, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब खुद या उनकी जमात से किसी मेंबर का वहां पर होना, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेम में आपको कुछ चंद शख्सियात नजर आ सके? भाई आइडियल तो यही है कि नजर आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो कि जब अचकजई साहब को करीब हुए थे अचकजई साहब पीटीआई के, तो इस्लामाबाद में एक जलसा रखा गया था। अच्छा, और उस जलसे के अंदर अचकजई साहब जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बानी ने जेल में बैठ के इस जलसे के इल्तवा का ऐलान कर दिया है, वो जलसा होगा ही नहीं आज ना। और वो अपने कारकुनों को लेके वहां पे पहुंचे थे उस जलसे के अंदर। तो कोई अच्छा नहीं है इन एलाइज का, लेकिन इस तरह के अलायंसेस के सदर भी नामजद हुआ करते हैं, सेक्रेटरी भी नामजद होते, पूरे ओहदेदार नामजद होते हैं ना। हमें उस तरह अभी सिर्फ स्टीयरिंग कमेटी सामने आई है, हमें उस तरह के कोई ओहदेदार सामने नहीं आए। सर ये भी ज़राए की तरफ से अंदर की जो खबर है ना वो रिपोर्ट पहली में। लड़ाई जो है वो तो ओहदेदारों की नॉमिनेशन पे ही हो जानी है ना। क्योंकि उसमें हर पार्टी चाहेगी कि उसका हिस्सा हो, और पीटीआई ने आज तक किसी दूसरी पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं किया। ये भी एक पहला उनका इम्तहान है कि वो अपने स्टेज के ऊपर, जाहिर है ज्यादातर लोग तो अगर कोई जलसा होता है तो उसमें पीटीआई के होंगे ना, लेकिन वो अपना स्टेज जो है वो कितने लोगों के साथ शेयर करती है या किसको वहां पे लाके बिठाती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी इस अलायंस के बारे में बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखना, अभी इसके 1-2 इजलास हो लेने दे, और इसके जो ओहदेदार हैं वो नामजद हो जाने दे। लेकिन आया था उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि जो पीटीआई के मुतालबात लेकिन उसके नीचे दस्तखत जो थे वो अलायंस के ओहदेदारों के नहीं थे, वो पार्टियों के ओहदेदारों के थे। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अभी हमें उसका थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। जवाद फैज़ी साहब मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस के रूहे रवा बनेंगे? क्योंकि हमने अमूमन देखा है माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जिस तहरीक को मौलाना साहब ज्वाइन करते हैं या उसका अलम उठा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। तो पीटीआई के इस तमाम तर सूरत हाल की अलमबरदारी मौलाना साहब करेंगे, सिर्फ अखलाकी तौर पर एक हिमायत अपनी जारी रखेंगे? देखिए अभी रजी साहब फरमा रहे थे कि पीटीआई के कारकुन ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर मौलाना सरबराही ले लेंगे, इंतजाम व इंसराम जेयूआई के उन रजाकारों के हाथ में आ जाएगा जिनके हाथ में रूटीन में भी डंडे रहते हैं, और ऐसा कोई जलसा हो जाए कि अगर जनरेटर का डीजल खत्म हो जाए तो अब शोर मच जाए
और अगर वहाँ पे उलमा ऐसे आए हो मदारस से फारिग तहसील जिन्होंने ये सुना हो कि मौलाना ये कहते थे कि इसराइल का ये एजेंट है, तो उसमें फिर अभी वक्त लगेगा उनको करीब बैठते हुए और मामलात इकट्ठे करते हुए, इतनी जल्दी नहीं होएगी। असल में इस वक्त जो सिचुएशन है कि अली अमीन गंडापुर, उसके हवाले से पिंकी पीरनी के मुवक्किल तो अलग, लेकिन मौलाना के और फैसल करीम कुंडी के मुवक्किल भी मुतहर्रिक है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप पॉइंट इस वक्त आपके वैलिड हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे गंडापुर साहब से कुछ तंजीमी मामलात जो हैं वो अभी तंजीमी जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं, फिर आपको लगता है कि जो उनसे तंजीमी जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं किसी न किसी हद तक पीटीआई और जेयूआई में जो बाहमी एतमाद साजी का फुकदान था वो खत्म होगा और यूं कह लीजिए कि एतमाद साजी की जानिब हम इसे कदम कह सकें? जरिया मैं इधर ही लाना चाह रहा था। मैंने एक अरसा पहले कहा था कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के मुवक्किल भी पीछे लग गए हुए हैं और फैसल करीम कुंडी के भी लग गए हुए हैं। उसकी वजह कि शहर एक ही है, डेरा इस्माइल खान, जहां से तीनों का ताल्लुक है और आमने सामने होते हैं। अभी आपने बात की ग्रैंड अलायंस की, मुझे यकीनन इस पे रजी साहब सही कह रहे थे कि सबको मिल बैठना चाहिए। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब नून लीग के साथ तो इत्तेहादी जमात के तौर पे नहीं बैठ सकते ना, तो उधर उन्होंने जरूर बैठना है। मुझे याद आ गया अच्छी तरह, मैं तब भी हंसा था और मुझे अब भी हंसी आ रही है। एक वक्त वो भी आ गया था कि नवाबदा नसरुल्लाह खान और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और दीगर कदावर शख्सियात ने तारुल कादरी को भी सदर मान लिया था और वो सरबराह बन गए थे इत्तेहाद के। लिहाजा अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे कैसे शगुफे होने हैं इस मुल्क में। लेकिन मैं फिर भी दुआ गोई हूं कि अल्लाह करे कि राह हिदायत पे रह के और वो बातें अब इनको चाहिए, ये जो अगर ग्रैंड अलायंस बन रहा है ना, इनको चाहिए कि अचकज़ई साहब भी ये कहें कि वो सारी वीडियोस डिलीट करें जो दुपट्टा मेरे नाम का लिया जाता था, और मौलाना भी डिलीट करवाएं और इनसे भी करवाएं, फिर एक जगह पे बैठ सकेंगे, वरना जरा औखा काम है। अच्छा, अब जब जिस तरीके से भी मैंने रजी साहब और वलीद साहब से एक सवाल पूछा, आपकी भी राय में उसी पर लेना चाहूंगी। सर, आपको मीनार पाकिस्तान में पीटीआई जलसा करते दिखाई दे रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं, या फिर मुतबादिल? क्या राय है आपकी इस पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी फैजी साहब आपसे। मैं देखिए, जलसा कहीं पे भी अगर करना चाहे होना चाहिए, लेकिन देखिए मसला पता ये है कि इंतजामिया अगर वाकई ये चाह रही है कि कोई ऐसी चीज ना हो, ऐसी गुफ्तगू ना हो, ऐसी जबान इस्तेमाल ना हो, ऐसा कोई इश्ताल ना हो, तो एक साइड पे भी चले जाए। अगर पेशावर से पहुंच सकते हैं लाहौर, तो फिर वहां की पहाड़ियों पे भी चले जाए, की फर्क पैदा है 8 किलोमीटर का। लिहाजा मेरा ख्याल है किसी ऐसी जगह, जैसे यहाँ संजानी भी कर दिया गया, इस्लामाबाद के मामलात भी ऐसे कर दिए गए हैं, सबको एक जगह पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए और अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर लेना चाहिए। चले, पहले इसी सवाल का जवाब मैं जरा हामिद साहब से भी ले लूं। हामिद साहब, आपको पीटीआई का लाहौर में जलसा नजर आ रहा है 8 फरवरी को? अगर होगा तो मीनार पाकिस्तान पर ही होगा या किसी और मुतबादिल जगह पर होगा? जरिए, आप मेरा नहीं ख्याल कि मीनार पाकिस्तान पे किसी भी तरह की इजाजत मिलेगी, और किसी और जगह पे अगर देंगे मुतबादल, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन के अंदर पीटीआई की अब वो पोजीशन नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जलसा कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में या उसके करीब कोई बहुत बड़ा जलसा होगा। आपको ये सिर्फ सूरत हाल लाहौर या पंजाब में नजर आती है कि वहां की लीडरशिप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकती है, या आपको केपी साइड या स्वाबी के जलसे के लिए भी कुछ शुकुशबात हैं कि वहां पे भी एक दिन के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता? नहीं जरिया, केपी और सवाबी के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, हमें यह समझना होगा कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई ने और खुसूसन इमरान खान साहब ने एक तरह से जमात के अंदर नई सफबंदी की है, और उस सफबंदी के अंदर ये देखा गया, वेट किया गया कि मुज़ाकरात का जो मैं समझ रहा हूँ एक रस्मी कार्रवाई की गई, उसका नतीजा क्या निकलता है। उसका नतीजा वही निकलना था कि बैकडोर मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हुए तो फ्रंट पे भी कुछ रिलीफ नहीं मिलना था, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने थे। उसके बाद जिस अंदाज में जुनैद अकबर साहब को कर दिया गया है, मामलात सारे उनके हाथ में दे दिए गए हैं, वो बहरहाल जो है वो एग्रेसिव और मुजाहमत की सियासत करेंगे, और उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि ये सवाबी जलसे में कोशिश करेंगे, और मेरा ख्याल है ऐसा होगा भी कि काफी बड़ा जलसा होगा। उसकी वजह यह है कि वो जो मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार कहा कि 26 नवंबर के बाद ये नहीं कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कभी के दिन लंबे कभी की रातें। अभी जो है
फिर दोबारा से पीटीआई सफबंदी करके दोबारा आपको देखेंगे कि ये जो एक बार फिर हुकूमत को मुश्किलात में डालेगी। मैं नहीं समझता कि हुकूमत को ये कभी भी समझना चाहिए कि पीटीआई बहुत सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि जी पीटीआई ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि वो अपोजिशन में है। उसको अपोजिशन का एक काम होता है कि जो भी उसको हम ख्याल या जो रास्ते में मिलता नजर आता है वो उसको साथ मिलाना चाहते हैं। मकसद सिर्फ दो तीन है, वो ये है कि जिस अंदाज में वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, सारी जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है उनका भी मुतालबा यही नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि वो अपना वजन कितना डालते हैं। ठीक है, अच्छा हामिद साहब मुझे इस तरह ये भी बताइएगा, वो जब लोग भी पंजाब की क़यादत के हवाले से बात कर रहे थे ना, 2 रोज पहले एक खबर लगी हुई थी, मैं देख भी रही थी, कुछ प्रोग्राम्स में बात पर भी हुई कि सलमान अकबर राजा साहब ने भी कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी का इंदिया दिया है। तो आपको लगता है कि अगर 8 फरवरी का फर्ज करे जलसा जो है वो हो भी जाता है तो छापे पकड़ दखड़ ये हमें होते हुए नजर आएंगे लाहौर में या पंजाब में? मैंने जैसे आपसे कहा लाहौर और पंजाब में तो पहले ही जो इनकी जो पार्टी लीडरशिप है वो तो सामने आती नहीं है। हमने यही देखा कि उसकी वजह से पीटीआई को लाहौर या पंजाब के अंदर उस अंदाज में लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब नहीं होती। 12 गिरफ्तारियां होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि टाइम फैक्टर है। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई ने 8 फरवरी को उस अंदाज में नहीं वो पंजाब में पावर शो कर सकेगी। उसकी वजह ये है कि टाइम भी नहीं है और बहुत सारे मामलात पे खुद को एंगेज कर लिया है। देखिए इतनी जगह पे एंगेज करने के बाद फिर आप एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि पंजाब में कुछ होगा। लेकिन केपीके में और फिर अगर वो आगे का कोई लाइहा अमल बनाते हैं तो ये देखना होगा। सबसे अहम बात ये है कि अब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, अब अपोजिशन जो है वो एहतजाज की सियासत की तरफ आ रही है और एहतजाज बिल्कुल हामिद साहब आपने बिल्कुल सच कहा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, वो अपने मसाइल का हल जो है वो नए इंतखाबात में ढूंढ रही हैं कि पाकिस्तान या हमारी इकॉनमी या हमारे जमहूरी मामलात और ये रियासत नए इंतखाबात को अफोर्ड कर सकती है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इसके ऊपर भी मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें अपने मसाइल का हल अब नए इंतखाबात की सूरत में ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात गिनवाए भी हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तैनाती, क्योंकि जो मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनसे सभी को शिकवे शिकायतें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर इसके अलावा सियासी कारकुनान की रिहाई और या फिर जिस तरीके से अपोजिशन को भी दीवार से लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। लेकिन साथ साथ जो मेन एजेंडा है उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं तो फिर ठीक है नए इंतखाबात। क्या वाहिद एक यही रास्ता है मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए निज़ाम हुकूमत को? जवाब फैज़ी साहब, आपको लगता है कि ये डिमांड गवर्नमेंट की जायज़ है जिस तरीके से वो अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं, नए इंतखाबात मांग रहे हैं? नहीं, ये तो हर अपोजिशन हमेशा हर दौर में यही कहती आई है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई मुतालबा कर दिया और हुकूमत जो है वो थर थर कांपने लगी है। नहीं, ये हमेशा होता है। एक मिनट मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से ना, अभी गवर्नमेंट को साल भी मुकम्मल नहीं हुआ है, उससे पहले ही नए इंतखाबात मांग लेना, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना? नहीं, क्वेश्चन नहीं। वो माजी में आपने शायद देखा नहीं, तब अगर आप पैदा हुई थी तो आपको याद होता वो तब भी ये होता था कि पहले दिन से ये कहा जुर्लू इलेक्शन, इंजीनियर्ड इलेक्शन, ये हमेशा से ये शायद सुर्खियां बनती रही हैं। तब ये प्राइवेट मीडिया तो होता नहीं था। देखिए आप जो बात पहले कर रहे थे ना, 2-3 बड़ी, आपने सलमान अकरम राजा साहब की गिरफ्तारी की बात की। जी। अच्छा, मुझे ये लगा कि पता नहीं आप फैसल चौधरी के बारे में कुछ कह रहे हैं। जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है और अदालत की तौहीन की गई है और अदालत को, अब देखें ये नहीं है कि हर बंदा नदीम अफजल चंद नहीं है, ना वो ऐसी लहजा था। और इसमें ये नहीं हो सकता कि आप गालियां भी दें और फिर आप ये कहें कि आप एक बहुत बड़े लीडर भी हैं एक जमात के और उसके साथ आप कानूनदान भी हैं। और आप ही सबसे ज्यादा कहा करते थे कि अंदर खां साहब होए उन्होंने यूं अपने बाजू ऊपर करके फतह का ऐलान किया है। नहीं, वो चीजें भी ना निकली और इनका भी पता चल गया। लिहाजा ऐसे लहजों पे देखे, मैंने पिछले सेगमेंट में भी यही बात की थी ना कि अगर मौलाना के कारकुन हो, पीटीआई हो, अब तो पीटीआई के पास असला भी माशाल्लाह काफी है, उनके पास सिर्फ सोटे ही हैं। लिहाजा इनको अपने लहजों पे, इनको अपने रवैयों में, इनको अपने अंदाज़े गुफ्तगू में, तो हो सकता है कि पीटीआई के पास असलहा मौजूद हो, लेकिन अगर असलहा है तो मेरे ख्याल में हुकूमत को कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी और वो असलहा और वो एमुनेशन बरामद कर लेनी चाहिए थी। वो हो रही है। वो जो थे वो सारी कार्रवाई हो रही है।
है। बहरहाल अर्ज सिर्फ इतनी है कि चलें लहजे ही असलहे तक लेके जाते ठीक हैं है। और लहजों में अगर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा कर ली जाए और एक दूसरे के साथ बैठ लिया जाए। देखें कौमी असेंबली में तो सारे बैठते हैं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, पॉइंट काम आपका आ करा गया। के एक बात आखिरी जुमला और भी मैं ये बता दूं, ये खत से लेके और एहतजाज और मुख्तलिफ तरीके, ये जो लॉबिंग फर्म्स हायर हुई है ना, ये उन्हें पैसे देके कहते हैं हमारे लिए कुछ करो, वो कहते हैं गो तुसी भी कुछ करो, यानी कि कुछ करोगे तो हम आगे किसी को दिखाएंगे। बड़ी अच्छी ये तरफ सारा आपने वो इशारा ताना दिया। बाना एक है। मिनट मुझे इसके ऊपर बात कर लेने दे। अहमद वलीद साहब, एक तरफ आज प्रेटेंडेंट अडयाला जेल का इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि बानी पीटीआई को खत लिखें और इस जेल से बाहर चला जाए, या इसके अलावा भी उनकी कोर्ट में पेशी की औकात, कार में भी अगर किसी से मुलाकात होती है, क्योंकि अगर लिखना है तो कलम और क्या कहते हैं सफ़े का पेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीनवाइल दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि फैसल चौधरी आज जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता। आखिर कानूनदान, उनको पता होगा कि आज मुलाकात का दिन है या मेरे पास कोई कानूनी कानूनी मुआवनत मौजूद है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। सर कैसे डॉट्स कनेक्ट करेंगे आप इसके? देखिए, ख़त की जहाँ तक बात है वो तो तहरीक इंसाफ समझती है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, मैसेज किया और उस मैसेज को ही उन्होंने ख़त डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, क्योंकि ख़त कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई हार्ड कॉपी उसकी कहीं पहुंची नहीं, मौजूद नहीं है। ट्रू। और कॉपी जो है वो पहुंचनी चाहिए थी। अगर वो जेल से हैंडराइटिंग किसकी है, तहरीर हाँ किसने जी, सारा किया, कुछ। बिल्कुल। हाँ और दूसरा ये कि जैसे वो जेल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि ख़त तो यहाँ से लिखा ही नहीं, हाँ तो ख़त तो यहाँ से अगर वो लिखेंगे तो वो तो जेल इंतज़ामिया को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये ख़त मैं भेजना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल वो जो चाहते हैं, जो तहरीक इंसाफ है वो ये समझती है कि हमने ख़त लिख दिया बस, वो ये नहीं उसको मैसेज समझें, ये जो भी है वो आप पढ़ लें, बस यही ख़त है। तो इस पे आपने जो कहना है वो कह दिया और आगे से भी मैसेज आ गया ठीक। कि हमें पढ़ने का शौक़ भी नहीं है इसका। तो इसका मतलब है कि जो भी अभी तक तहरीक इंसाफ एफर्ट कर रही है उसमें वो कामयाबी उनको नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यानी अभी तक जितने भी स्टेप्स उन्होंने लिए और जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो कि इस तरह की खबरें भी छोड़ते हैं कि जी बस होगी बात, अब तो बस बाहर आने वाले हैं, ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स होते हैं जो इस तरह की बातें करते ताकि वो जो उनका वोटर है वो ये सुनना चाहता है और वो जब सुनेगा उनको तो उनको व्यूज मिलेंगे। रहिएगा, मैंने सेगमेंट को थोड़ा सा मुख्तसर रखना है। मुझे हामिद साहब ये बताया कि खत वाली मिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत समझ आती है, और दूसरा ये भी जो मैंने भी फैसल साहब के वाले से भी बात की थी, क्या वजह हुई, मतलब अडयाला जेल वालों ने उनको मिलने नहीं दिया? ऐसा तो कुछ रीजन सामने नहीं है कि अदालत ने मना कर रखा हो? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि किसी भी वकील को हीरोइज्म नहीं करना चाहिए, जो कानूनी तरीकाकार है उसको अपनाना चाहिए। अगर कानूनी तौर पे उनको मिलने की इजाजत है, उनका नाम है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता, और अगर नाम नहीं है तो सुपरिंटेंडेंट या कोई भी हो वो उसको जबरदस्ती से तो मिलने की इजाजत नहीं देगा। असल में पीटीआई को इस चीज से बाहर आना चाहिए कि हर चीज धौंस या जबरदस्ती से नहीं होगी, बल्कि हर चीज का एक लीगल पैटर्न है, उसको फॉलो करें। और जहां तक खत की बात है, देखिए खत को मैंने एक प्रोग्राम में और कहा है, कुछ दुनिया में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, ओपन लेटर्स होते हैं, लेटर्स टू द पब्लिक होते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो लेटर्स जो हैं वो वाकई ही आर्मी चीफ तक पहुंचे या अपने मंदर, उसके मंदरजात जो होते हैं वो एक पैगाम की शक्ल में होते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या उस मंदरजात को जो बताए जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब उसको एंडोर्स कर रहे हैं या नहीं? क्या इमरान खान साहब कहते हैं कि हाँ यही मैं लिखना चाहता हूं, या यही मैंने लिखा है, या यही मैंने कहा है? फिजिकली खत का जाना जो है वो एक लीगल प्रोसीडिंग है, उसके अंदर तो बयान आ गया सुपरिंटेंडेंट जेल का। लेकिन मेरा ख्याल ये कि अगर खुले खत के अंदर उसके मंदरजात भी समझे जाएं, तो मकसद कहने का ये है कि अगर ये मैसेज है तो उस मैसेज का जो जवाब है वो भी आ गया है। ये देखना होगा कि उसके आगे वे फॉरवर्ड क्या है। मैं नहीं समझता कि खत के अंदर उस तरह कोई पॉलिटिक्स है। ठीक है रज़ी साहब, टू बी वेरी क्विक, मुझे ये बताइएगा ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, इस पे तो हम लोग कमेंट कर ही चुके हैं, लेकिन ये जो अर्ली इलेक्शंस की डिमांड है, आपको लगता है कि किसी न किसी हद तक इसकी सुनवाई हो सकती है, या फिर इट्स टू अर्ली टू से? देखिए, ये तो इन्होंने लेट कर दिया 1 साल, ये तो इन्हें 10 फरवरी को ये डिमांड कर देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है अपोजिशन को, जो कि रवायत रही है हमारे यहाँ, एक दिन इन्होंने 1 साल ले लिया इस तरह की डिमांड करने में। वैसे 1 साल का अरसा हमारी किसी भी अपोजिशन को इस तरह की डिमांड करते हुए लगा नहीं। अपोजिशन को यही डिमांड करना चाहिए, लेकिन मसला उसमें ये होगा कि पीटीआई ने लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अब पीटीआई ही सबसे ज्यादा उसके खून की प्यासी है, और रोजाना उसको
घर भेज के सोती है और ये कह के कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सर, और लीगल हुकूमत ने भी टाइम तो जिद पूरा हो पकड़ी गया। बैठी है ना, ठीक सिकंदर है? सुल्तान राजा साहब को अब जानने ही नहीं हुकूमत- देते। अब मसला ये है, नहीं देखिए पीटीआई ने अपनी मर्जी का बंदा चुन के चीफ वैसे इलेक्शन तो कमिश्नर हुकूमत लगा ने दिया। हर ठीक है? इस हुकूमत ने अब अगर पीटीआई का कल हर को- फैसला कल को अंडू करने की सोच रखी है। एक यही नहीं कर रहे, एक यही नहीं कर रहे, तो ये तो आप उनको भी तो मर्जी दे ना थोड़ी सी, वो अपनी भी तो मर्जी और कर कितनी सके ना। मर्जी चाहिए? इलेक्शन अच्छा, अब मसला ये है कि धांधली हो गए। कल को पीटीआई एग्री कर लेती है किसी नाम के ऊपर, अच्छा। ठीक है, और आप उसको लगा भी देते हैं, वो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आई मीन ये थोड़ा सा जो है ये भी उनको भी और उनके एलाइज को भी, जो कि एलाइंस के अंदर हैं, वो तो देखना पड़ेगा उनको। चलें, लेट्स सी सिकंदर सुल्तान राजा साहब मौजूदा हुकूमत को और दे क्या सकते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चीन के दौरे पर हैं। 5 रोज़ा उनका सरकारी दौरा है और गालिबन उनके दौरे का ये दूसरा रोज़ है और हम इसमें देख रहे हैं कि मुख्तलिफ MOUs पर साइन किए गए हैं, जिसमें एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर के भी कुछ ऐसे मंसूबे हैं कि जिनके ऊपर तरक्की और फ़रोग के हवाले से कुछ MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं। लेकिन ये उनका जो दौरा है वो कितना फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान में होने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए, और इससे पहले से जो चाइना के अंदर जो मंसूबे चल रहे हैं उस एतबार से मैं इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट जो है वो भी अपने माहिरीन से जानना चाहूँगी। लेकिन स्पेसिफिकली पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। रिजवान रज़ी साहब, CPEC 2 का जो फेज़ है अब उसकी कॉन्टीन्यूटी हमें करना है। आपको लगता है कि इस दौरे के बाद उसमें कोई तेज़ी आएगी, कोई बेहतरी आएगी और हम मज़ीद नए मंसूबों की तरफ बढ़ेंगे CPEC फेज़ 2 को लेकर? देखिए CPEC फेज़ 2 के लिए जो है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना था, जो कि हमारे बकौल बन गया है, चाइनीज़ के बकौल नहीं बना, क्योंकि अभी जो गारमेंट सिटी लाहौर के पास उन्होंने बनाना है उसके लिए वर्क फोर्स उस स्टैंडर्ड की ही दस्तयाब नहीं है जो वो वाली मैन्युफैक्चरिंग कर सके। लेकिन बहरहाल उसको पुशअप तो करना है। मैं इसको थोड़ा सा इस हवाले से भी देखता हूँ कि जो मोदी साहब हैं उनका अमेरिका का दौरा होने वाला है, आज या कल में वो चले जाएंगे वहाँ पे। उससे ऐन पहले इस दौरे पे जाना और फिर वहाँ पे जाके कहना कि पाकिस्तान जो है वो चीन का हमसाया भी है और इत्तेहादी भी है, अहम इत्तेहादी है, क्योंकि और हमारी सरहदें हमारा साथ सबसे हैं। पहला इत्तेहादी चीन है। ये प्रायोरिटाइज कर देना कि बाकियों के साथ अगर हमारे कोई पार्टनरशिप है तो उसको वो तरजीह हासिल नहीं है जो चाइना के साथ तरजीह को हासिल है, नंबर 1। नंबर 2, जो चाइना ने हालिया दिनों के अंदर अफगानिस्तान को टेम डाउन करने के अंदर किरदार अदा किया है और अफगानिस्तान को कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना करे और चाइनीज़ को निशाना ना बनाए, वो भी एक सिग्निफिकेंट मूव है इस दौरे के हवाले से। और यहाँ पे पाकिस्तान के सदर का जो वहाँ पे ऑफिशियल प्रोटोकॉल हुआ है और जिस तरह जरदारी साहब को वो जो उनका जो ग्रैंड हॉल है उसके अंदर प्रोटोकॉल दिया गया है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो अगर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान चीन का इत्तेहादी है तो चीन ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया है। मेरा ख्याल इसके 2 पहलू हैं। अगर हम CPEC को देखें तो वो तो शहबाज शरीफ साहब जब अपनी काबीना का एक काफिला लेके गए थे उसमें तय कर रहे थे बहुत सारी चीजें। इसकी जो लैंग्वेज है ये स्ट्रेटजिक लैंग्वेज है। अच्छा। और इसके अंदर दफ्तर खारजा वजीर खारजा का मौजूद होना भी ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से एक दौरा है। और मेरा ख्याल है कि जो मैसेज कम्युनिकेट होना था वो दौरे के पहले 2 दिन में कम्युनिकेट कर दिया गया। ठीक, हामिद साहब ज़रा मुझे इंटरनेशनल एस्पेक्ट समझाइएगा। जो बात की अभी रिजवान रज़ी साहब ने, मैं चाह रही थी कि इसको मजीद मैं कंटिन्यूटी की तरफ लेकर जाऊँ। जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने दी है वहाँ पर जाके कि चीन हमारा अहम इत्तेहादी है, पड़ोसी से ज़्यादा हमारे करीब कोई और है, ये गलत होगा। अब ये उनका जो दौरा था ये महीना पहले भी एक्सपेक्टेड था और उम्मीद थी हमें कुछ इसी किस्म के बयान की भी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात है। लेकिन मीनवाइल अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस एक लाठी से डोनाल्ड ट्रंप तरक्की याफ्ता ममालिक को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। इस असना में इस स्टेटमेंट का मंजर आम पर आना, आप इसको किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे और क्या हम कोई एक लाइन ले रहे हैं या हम ये क्या मतलब इंप्रेशन क्या हम डाल रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? बिल्कुल ज़रियात, देखें ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट का दौरा है ये बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज है
टू अमेरिका एंड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, मगरबी दुनिया को भी और खसूसी अमेरिका को भी, जो वो पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के ऊपर कोई बहुत डिपेंडेंट नहीं है, पाकिस्तान इन्हिसार नहीं करता। और ये बात मैं बार बार कहता आता हूँ कि अब अमेरिका अगर कोई पाबंदियों की बात करता है, बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात करता है, इमदाद रोकने पे बात करता है, पाकिस्तान के जो मौजूदा इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो मौजूदा तजारती सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो मौजूदा स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, उसके अंदर पाकिस्तान को अमेरिका पर अब इतना इन्हिसार नहीं करना पड़ता, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और सबसे बढ़कर ये कि जिस अंदाज में सदर ट्रंप ने चाइना के ऊपर महसूलात लगाए हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का चाइना जाके उनके साथ यकजहती करना, और उसके अंदर पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम चला गया है कि जिस ब्लॉक में अब पाकिस्तान है वो चाइना का ब्लॉक है। लेकिन जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में खदशात थे चाइनीज गवर्नमेंट को, आपको लगता है कि वो दूर हो चुके होंगे अगर इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मंजर यहाँ पर, या कहीं ना कहीं वो भी बरकरार हैं, उनको भी मजीद इंडोर्स करने की जरूरत है? मेरा ख्याल ये है कि सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट से खुद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी तनदेही से, बड़ी हिम्मत से काम किया है, और उनको बताया है कि हम पूरा काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो फैक्टर था तालिबान का, टीटीपी का, उस फैक्टर को खुद अगर चाइना भी साथ अफगानिस्तान के वहां मिलकर हैंडल कर लेता है, तो फिर मेरा ख्याल ये कि किसी भी हालत में पाकिस्तान के हवाले से उनके तहफ्फुज़ात जो है वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे, बल्कि उनको ज्यादा इत्मीनान हासिल होगा। मैं इसको थोड़ी सी वक्त की सतमज़रीफी जरूर समझता हूँ कि आज अफगानिस्तान के पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को चीन या किसी और मुल्क की मदद की जरूरत पड़ी, जबकि पाकिस्तान वो था जो अफगानिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात जोड़ रहा था। पाकिस्तान वो था जो दुनिया में अफगानिस्तान की रेपुटेशन, तालिबान को कबूल कराने के लिए काम करता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान हुकूमत को भी ये सोचना होगा, वहाँ के जो माहिदीन है, जो वहाँ के करता धरता है, उनको सोचना होगा कि पाकिस्तान का कितना किरदार लेकिन रहा है। विद इन दिस टाइम हामिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी हामिद साहब जरा आप इसको जरूर एड्रेस करें कि जिस तरह अभी अफगान गवर्नमेंट का खाका खींचा है हामिद साहब ने, और जो उसका वो हवाला दे रहे हैं, सर जब चाइना का विजिट चल रहा है, अमेरिका फैक्टर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अफगान हुकूमत की तरफ से भी एक मुतालबा सामने आया है जो उन्होंने पाकिस्तान से किया है और ईरान से किया है कि जो हमारे अफगानी लोग हैं, आप काइंडली जबरन उनको मुल्क से ना निकालें, थोड़ा नरमी का जो है वो मुजाहरा करें। आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई सुनवाई हो सकेगी, कोई इस इशू को एड्रेस किया जा सकेगा? क्योंकि अगर हम सी पैक की हवाले से बात करते हैं या पाकिस्तान में चाइना के तहत चलने वाले तरक्याती मनसूबों के हवाले से गुफ्तगू करते, तो सर पाकिस्तान के जितने भी मंसूबे हैं कहीं ना कहीं अगर वो इफेक्ट हुए हैं, तो आपको पता है वो अफगानिस्तान की दहशतगर्दी जो थी वहाँ से होने वाली, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, जिसके बारहा हम उनको बताते रहे हैं कि ये आपके लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन वहाँ से उनके कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी। तो ये एक मुतालबा भी करना, और दूसरा ये कि मतलब चाइना से के तहत चलने वाले यहाँ पर जो सूबे हैं, कैसे हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगे अगर तो अफगान बॉर्डर पर ही सूरत हाल बेहतर नहीं रहेगी? लेकिन चाइना जो है वो तालिबान के साथ मिलकर वहाँ पे काम करना चाहता है, और तालिबान भी चाहते हैं कि चाइना वहाँ पर आके मंसूबे शुरू करे। इसका मतलब कि तालिबान हुकूमत जो है वो चाइना के साथ बिल्कुल इन सिंक है, वो यानी कि वो चाहते हैं कि हम अच्छे ताल्लुकात रखें। अब आ गया टीटीपी का मसला, जो कि तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या पाकिस्तान ये कह रहा है ये वो लोग हैं जो जिनको यहाँ ला के बसाया गया। अब ये दो तीन किस्म की चीज़ें, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली चाहता है कि आप अपने उनको जो मतलब सेफ हेवन्स जो हैं वो ना दें वहाँ पर, अफ़गानिस्तान में आप भी कोई एक्शन लें। अगर वहाँ पे आप इनको रोकेंगे तो इनके लिए जगह तंग होगी और फिर ये हमले उस तरह से नहीं कर सकेंगे। और चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं या चाइनीज़ लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली चाइना का बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो कंसर्न्स दूर करें, और कर भी रहा है पाकिस्तान। तो ये मामला जो है वहाँ पे डिस्कस होंगे कि चाइना जो है किस तरह से उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं चाइनीज़ को। वो पाकिस्तान की जो टीम गई है वहाँ, उससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मज़ीद इसके ऊपर काम होगा। और दूसरा ये कि सी पैक 2 जो है, मेरा ख्याल है कि अब वो फाइनल शेप ले रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट आई थी, तो उससे पहले आसिफ जरदारी चाइना से सी पैक का वायदा कर चुके थे। लेकिन एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट अहमद साहब, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद हमारी आप रहनुमाई करें। देखें, जो फेज़ 1 भी है, अभी फेज़ 2 की तरफ तो हमने बढ़ना है, हमने कहा ना कि सी पे काफ़ी तक कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये समझ इसलिए नहीं आती कि देखिए हमने बिजली की पैदावार मतलब एनर्जी सेक्टर में तो हम आगे बढ़ गए,
لیکن جو بجلی ہم نے پیدا کی اس کو استعمال کہاں پہ کریں, اس کی کھپت کہاں پر ہو. ہم نے اتنی بجلی بنا دی کہ ہماری اوقات سے باہر ہوگی, لیکن ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا جا سکا. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا انڈسٹریل زون ہے وہ ابھی تک اس کا قیام عمل میں نہیں آ سکا ہے سی پیک میں, اور اس کے تھرو جو ہم نے روزگار کے مواقع اپنے لوگوں کو فراہم کرنے تھے, ظاہر سی بات ہے جب انڈسٹریل سیکٹر ہی وہاں پر موجود نہیں ہے تو سر وہ بجلی کون استعمال کرے گا, روزگار کیسے ملیں گے, اس کی طرف کیسے بڑھا جائے گا؟ یہی تو شکوہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ جی ہم نے تو بجلی فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے معاہدے کیے, کیونکہ انڈسٹری لگنی ہے, سی پیک مکمل ہونا ہے, اور یہ نہیں کہ انہیں اندازہ تھا کہ اگلی حکومت آئے گی اور سی پیک جو ہے وہ بند ہو جائے گا, تو اس لیے وہ بجلی فالتو ہو گئی. تو اب دوبارہ سے اگر سی پیک 2 آ رہا ہے تو پھر انڈسٹری لگے گی. لیکن یہ کہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا تعاون ہے وہ گاڑیوں کے اوپر بھی ہے, انڈسٹری کے اوپر بھی ہے, پھر یہ سولر جو پینلز ہیں اس کے اوپر بھی ہے. میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ یہاں پاکستان میں اپنی انڈسٹری لگانے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس وقت جو امریکہ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ جی آپ کے اوپر ٹیرف لگا دیے, تو چائنا جو ہے اس کا کوئی توڑ بھی نکالے گا. کیونکہ پہلے بھی سولر پینل لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ آئے تھے انہوں نے جو چائنیز سولر پینل تھے ان کے اوپر ٹیرف لگا دیا تھا, تو چائنا نے پھر ویتنام, ملیشیا اور اس طرح کے 2-3 ملکوں میں جا کے پلانٹس وہاں لگائے, اور وہاں سے پھر سولر پینل امریکہ بھیجنا شروع کر دیے, کیونکہ ان کے اوپر تو ٹیرف نہیں تھا. تو اس کا مطلب کہ چائنا اس لیے جو امریکہ اس وقت سٹیپس لے رہا ہے اس میں پاکستان جیسے جو ملک ہیں ان کے لیے اپرچونٹی بھی پیدا ہوگی. یعنی اس طرح سے اگر چائنا جو ہے پاکستان میں انڈسٹری لگاتا ہے. آپ کو تو امریکہ کے سٹیپس ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے ہمارے لیے اپرچونٹی اس سے مطلب پیدا ہوتی میں نظر آئے. آئی وش کہ ایسا ہو, لیکن میں دوسری رخ بھی دیکھ رہی ہوں, اور میں اگین اپنی اسی کانورسیشن کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گی. فیضی صاحب, وہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی عامر صاحب سے کہ جو میسج پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے تھرو ایک کمیونیکیٹ کیا گیا ہے, اور جس طریقے کا ایک جیسچر چائنا نے بھی مطلب پاکستان کو دیا ہے, بڑا ویلکمنگ جیسچر ہے, تو سر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک چائنا کو جس طریقے سے 10% اس کا ٹیرف بھی بڑھا دیا گیا امریکہ کی طرف سے, ابھی نہیں تو بعد میں نہیں تو 2-3 مطلب مہینے بعد یا 4-6 ماہ بعد کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس کے تھوڑے سے نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو انپریڈکٹیبل ہے نا, ان سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, نتائج بھگتنے کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے گزر جانا چاہیے. جس طرح سے ہمیں ادراک اس وقت ہی ہو جانا چاہیے تھا جب 1951 میں ہم نے اپنی جو قریبی ہیں ان کو چھوڑ کر اور پھر امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا, اور پھر وہ بحری بیڑے ہی نہ پہنچ سکے جس کے انتظار میں ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آنکھیں بھی پتھرا گئیں. لہذا فیصلہ تو ہمیں کرنا ہوگا. دیکھیے اس وقت اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ میں جنگیں رکوانے والا ہوں, اس نے غزہ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں سعودی عرب, اس میں ترکیے, اس میں آسٹریلیا نے سب سے پہلے جو امت مسلمہ کا ممبر نہیں ہے, چین, رشیا, ایران, جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. چلے ایسے سٹائل سے حکومتیں ریاستیں نہیں چلتی, زیادہ دیر نہیں چلتی. اچھا, میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. I was there in China جب یہ پہلا جو جسے ٹوٹا کہتے ہیں نا فیز سی پیک کا, وہ چائنا خنجراب ٹاپ سے 223 کلومیٹر رائے کوٹ تک جب وہ تعمیر ہو گیا تو چائنا کے اندر ایک فنکشن تھا دونوں طرف کے ہائی آفیشلز کا, جس میں وہ یہ سڑک اور یہ سی پیک کا تحفہ پاکستان کے حوالے کر رہے تھے. میں بھی اس میں موجود تھا, اور میں وہاں سے چلا اور میں گوادر تک گیا. آپ نے بھی بات کی کہ اس پہ بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو ہم نے وہ بنانے تھے اپنی ٹریڈ کے لیے اور مینوفیکچرنگ کے جو ڈیفرنٹ جو کارنرز تھے یا جو سیکشن سے, وہ میں خود, وہ ریکارڈ پہ ہیں, آج بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ میں خود وہاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ, مختلف منسٹرز کے ساتھ, سی پیک اتھارٹی کے لوگوں کے ساتھ میں وہاں کھڑا ہوا کہ یہ دیکھیں دنیا کی واحد جگہ جہاں 3 وہ مل رہے ہیں پہاڑی سلسلے, اور اس کے پاس یہ ہماری یہاں اتنے ایکڑ میں یہ چیز بنے گی, یہ پوائنٹس بنیں گے. پھر میں بڑھتا گیا اور میں گوادر تک چلا گیا. لہٰذا وہ جو تیزی سے ہو رہا تھا نا, بجلی کے معاہدے بھی ہو رہے تھے, اور تب یہ بات وہ بھی آن ریکارڈ ہے میرے پروگرام میں کہ صرف گلگت بلتستان کے اندر
50,000 मेगावाट की गुंजाइश है, लिहाजा उस पे भी काम हो रहा था। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। लिहाजा जब वो बढ़ रहा था, मुआहदे हो रहे थे, आगे जा रहे थे, एकदम किसी ने लत खींची है और उसके बाद सीपैक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद इसके बारे में काम रोक दिया गया। उसके बाद इसलिए लेट हो गया, इसलिए भुगतना पड़ रहा है। मैं की करा नजर आता ही नहीं, मैं भी क्या करूं सर जी, आपको भी वही नजर आता है, लेकिन मुझे भी वही नजर आता है जो मैं भी देख रही होती हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल या जिस तरीके से सिक्योरिटी मतलब यानी कि यूं कह लीजिए कि उसको देखा जा रहा था एस्पेक्ट में, तो ये एक सियासतदान के तो लेने वाले फैसले हैं नहीं कि कौन सा मंसूबा कब शुरू होना है जिसका इंटरनेशनल कोई इम्पैक्ट आता है। और मुझे आगे बढ़ लेने दीजिए, ऐड योर पॉइंट प्लीज। और दूसरा ये भी मुझे ये बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन चीन कुछ करेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है वो किसी तरीके से कम हो जाए, क्योंकि मंसूबा तो तभी कामयाब होंगे ना जब अमन अमान कायम होगा। पहले मैं छोटा सा फैजी साहब की बात पे एक नोट करना चाहूंगा, माफी माजरत के साथ। सर, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक तरफ से तो कह देते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब आए, बेनजीर आए, जरदारी साहब आए, इमरान खान आए, कि जी सिविलियन हुकूमत तो कमजोर थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला जो है वो ये खान साहब कर सकते थे। मैं इसके ऊपर माजरत करता हूँ और इस तरह कभी नहीं हुआ। मामलात की और बहुत सारी बातें हैं, मैं किसी की हिमायत अपनी मर्जी की काबीना नहीं रख सकते, तो आप स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बातें कर रहे हैं कि एक सिविलियन हुकूमत या एक शख्स इतना बड़ा 50 साल की दोस्ती के मुआहदे को या सीपैक को बंद कर सकता था, तो फिर तो मैं आप क्या कहूँ कि आज की एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कहाँ थी। एनीवे दैट्स द पॉइंट। बता देते ना, उस वक्त बता देते मशरकी साहब, वो जब इख्तिदार में थे उनका फर्ज था, तब बताते वो, या बाद में भाषण भूषण जो है जो भी देते हैं ऐसे क्यों नहीं रहे थे। नवाज शरीफ का भी है ये फर्ज, तो जरदारी साहब का भी है। यहाँ तो रिटायर होने के 10 साल बाद किताबें लिखते हैं और फिर बाहर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सर, ये तो बड़ी बदकिस्मती है, गलत छोड़ दे। अब मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। अच्छा, मुझे उनसे जो मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसको तो जवाब लेने दे, आखिरी 2-2.5 मिनट रह गए। जी हामिद साहब। मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जी, चाइना ने कह दिया कि जी वो इंटरनेशनल ट्रेड WTO में भी जाएगा, वो पूरी इस जंग में अमेरिका को टफ टाइम देगा और बिलाशुबा अफगानिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान को दोबारा से मामला बेहतर करने का बहुत मौका भी मिलेगा और पाकिस्तान करेगा। इसके अंदर एक और अहम बात बता दूं कि बहुत सारे मामलात में चूंकि इंडिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान में कुछ ऐसी सरगर्मियां की हैं जिससे खुद अफगान हुकूमत नाखुश है, जिसके नतीजे में अब उनको नजर आ रहा है कि दोबारा से चाइना और पाकिस्तान पर भरोसा करना होगा। ये बात मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक बार फिर दोस्ती के नाम पर इवन अफगानियों की पीठ में भी छुरा घोंपा है और उसके नतीजे में अब फिर एक बार तालिबान को नजर आ रहा है कि उनको खुसूसन अफगान हुकूमत को ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के बगैर उनके लिए बहुत सारे मामला नहीं चलेंगे, इवन अमेरिका की इमदाद बंद भी हो या ना हो, चाइना और पाकिस्तान के बगैर नहीं। ठीक है, मुख्तसर सा कमेंट रिजवान साहब आप इस पे ऐड करना चाहें? मेरे दोस्त हैं, वो अपना टेक्सटाइल मिल चलाते थे, डिफॉल्ट हो गई, बंद कर दी और वही इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने चाइना की एक इंडस्ट्रियल स्टील इंडस्ट्री के साथ शेयर किया। अब वो पाकिस्तान से अमेरिका को स्टील इंडस्ट्री की सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। अच्छा। और अरबों रुपए की उनकी एक्सपोर्ट है। चाइना से सेमी फिनिश्ड गुड आती है, यहाँ से फिनिश होकर चली जाती है। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से रबर के शोबे के अंदर थी। इस वक्त दे हैव दी लार्जेस्ट प्लांट इन द रीजन जो कि चाइना को टायर बना के, ट्रकों के टायर बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाला पोटेंशियल है इस सीपैक के अंदर कि उसके अंदर चाइनीज भी पार्टनर हों और यहाँ पे वो सेमी फिनिश्ड गुड आए और एक्सपोर्ट हो अमेरिका को। चलिए, वी जस्ट होप के जो मुआहदे हो रहे हैं इस वक्त चीन में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, अल्लाह ताला उनमें पाकिस्तान को तामीर तरक्की अदा करे और हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।